हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। अब हम बात करेंगे लेक्चर 9 की। ठीक है, तो इसके अंदर इससे पहले हमने पढ़ाया क्या, टेम्परेचर और रेस्पिरेशन। तो टेम्परेचर का कुछ कंटेंट अभी बाकी है जो लेक्चर 9 के अंदर हम इन्वॉल्व करेंगे इसको। देखो, इससे पहले फॉर्मूले आए थे दो, है ना। तो उस फॉर्मूले की बात कर लेते हैं एक बार। देखो, सेंटीग्रेड बराबर F-32 इंटू 5 9। ठीक है, तो इसमें देखो, जब आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दे दिया जाए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है नॉर्मल। अब इसको चेंज करना है आपको, सेंटीग्रेड में चेंज करना है। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले लिखवाए थे आपको लास्ट स्लाइड के अंदर। उसमें सेंटीग्रेड, अब इसमें चेंज कर रहे हैं अपन इसको, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में चेंज कर रहे हैं। तो फ़ारेनहाइट अपने पास कितना है, माना कि अपने उनके पास है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपके पास कुछ भी हो सकता है। तो इसमें देखो, सी बराबर एफ की जगह कितना लिखोगे, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखोगे। इसमें माइनस करोगे 32 का, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे 5/9 से। ठीक है, उसके बाद देखो, इन दोनों को 98.6 को माइनस करोगे 32 से, तो कितना आएगा, ठीक है, 66 आएगा। मल्टीप्लाई करना है आपको 5/9 से, मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें इन दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 333। ठीक है, 333 आएगा। 333 में आप भाग देना है आपको 9 का। जब 9 से काटोगे इसको तो कितना आएगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। ठीक है, अपन ने क्या था, सेंटीग्रेड देखना था, सेंटीग्रेड कितना आ जाएगा इसमें, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ऐसे आपको फ़ारेनहाइट में निकालना है, जो लास्ट स्लाइड में फॉर्मूला बताया था, तो ऐसे निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो अपने पास आ गया 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोनों नॉर्मल टेम्परेचर होते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है आपके पास, आगे कुछ भी दे सकते हैं आपको, 95 दे सकते हैं, 96 दे सकते हैं। तो ये चेंज हो जाएगा उसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट हेडिंग है टेम्परेचर की। हेडिंग चल रही है अभी, टेम्परेचर में चल रहा है। टेम्परेचर में क्या चल रहा है, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर, ऐसे कौन कौन से कारक है जो आप तुम्हारे बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो तुम्हारी बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाने का घटाने का काम करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर आता है एक्सरसाइज। ठीक है, पर्सन में एक्सरसाइज के समय बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब भी आप एक्सरसाइज करोगे जिससे कि बॉडी वार्म होगी, उसकी वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओवुलेशन के टाइम। ठीक है, दूसरा होता है ओवुलेशन के टाइम। ओवुलेशन क्या होता है, देखो, वुमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान 40 डेज पर ओम रिलीज होता है, और उस टाइम बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, 0.5 से 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अभी ओवुलेशन क्या होता है कि जब ओम ओवरी से बाहर निकलता है, ठीक है, तो कब निकलता है, 40 डेज पे निकलता है। तो उस समय क्या होता है, एलएच हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, एलएच का मतलब होता है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जब बढ़ेगा वहां से, तो क्या करेगा, उस ओम को क्या करेगा, वहां से कॉन्टेक्ट करवाने की कोशिश करेगा ओवरी से। तो ओवरी से निकल के ओम बाहर फेलोपियन ट्यूब में आता है। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर थोड़ा क्या हो जाता है, उसका फीमेल का बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हार्मोन्स। हार्मोन्स का मतलब हो गया, इसमें कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जैसे एफएसएच हार्मोन, जिसका फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। जो मेल की, जो फीमेल की जो ओवरी होती है, उस ओवरी में प्रेजेंट होते हैं फॉलिकल्स बहुत सारे। ठीक है, तो उसको मैच्योर करने का काम करता है एफएसएच। और बनता कहाँ से एफएसएच, ये बनता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है तो तुम्हारे मास्टर ग्लैंड कहलाती है, ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसके दो पार्ट होते हैं, एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट, दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट। तो एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट से निकलता है एफएसएच हार्मोन। ठीक है, तो क्या काम करता है सर, ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो उस फॉलिकल्स को मैच्योर करने का काम करते हैं। ये सारी चीजें भी अब एनाटोमी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे उसमें। नेक्स्ट आता है एलएच, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। लेवल में चेंज होने से बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ये हार्मोन क्या करेंगे, बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा भी रहे हैं और कम भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है फूड इनटेक। फूड इनटेक करने से बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। जब खाना खाते हो आप, तो आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, तो बीएमआर इंक्रीज हो जाती है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है बॉडी की। ठीक है, तो उस वजह से बॉडी हीट देती है। जब खाने का डाइजेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है उस समय,
ठीक है, तो उस समय क्या होता है, कुछ मात्रा में बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखो, फ्लूइड लॉस, बॉडी में फ्लूइड का लॉस हो जाने के कारण बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल से कम हो जाता है। ठीक है, तो बॉडी के अंदर से फ्लूइड निकल जाता है, ज़्यादा फ्लूइड लॉस, जैसे किसी के अंदर डायरिया हो गया, डिहाइड्रेशन की शिकायत हो गई, तो ऐसी कंडीशन में बॉडी में फ्लूइड रहेगा नहीं, तो बॉडी में फ्लूइड कम रहेगा तो बॉडी का टेम्परेचर भी क्या रहेगा, कम रहेगा, बॉडी ठंडी पड़ना स्टार्ट हो जाएगी, तो बॉडी में टेम्परेचर फ्लूइड कम हो जाएगा तब। ठीक है, अब ज़्यादा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को असेस करना है इसमें, देखो बॉडी का बॉडी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सारे बॉडी टेम्परेचर का पता चलेगा कहाँ से आप टेम्परेचर लेते हो किसी भी पर्सन के अंदर। अब इसमें देखो, बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए नर्स को सबसे पहले राइट साइट और राइट थर्मामीटर का यूज करना आना चाहिए। जब भी बॉडी का टेम्परेचर कोई भी नर्स ले रही है तो उसको दो चीजों का पता होना चाहिए, एक तो राइट साइट का मतलब किस जगह से ले रहे हो, किस स्थान से आप ले रहे हो, क्योंकि स्थान अपने पास बहुत है टेम्परेचर लेने के, तो आपको पहले तो साइट सेलेक्ट करो, कौन सी साइट से लेना है आपको। दूसरा, थर्मामीटर सेलेक्ट करो, क्योंकि हर साइट का अलग अलग थर्मामीटर होता है, तो थर्मामीटर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको टेम्परेचर मेजरमेंट करना है उस पेशेंट का। देखो अब इसमें से कौन कौन से होता है, टेम्परेचर को चेक करने के लिए निम्नलिखित साइट कौन कौन सी होती है। ठीक है, यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, टेम्परेचर ले सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी साइट है, सबसे पहले साइट है ओरल, सर माउथ के द्वारा ले सकते हैं। दूसरा है सर एक्जिला के द्वारा, एक्जिला का मतलब होता है तुम्हारा एक्जिलर पार्ट। ठीक है, यहाँ पे जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एक्जिला। नेक्स्ट होता है तुम्हारा रेक्टम वाला पार्ट। चौथा होता है टिम्पेनिक रूट। पांचवा होता है वेजाइनल रूट। ठीक है, ये सारे रूट है जहाँ से आप बॉडी टेम्परेचर ले सकते हो। अब यहाँ का सभी का रूट का जो फ़ारेनहाइट है वो सबका अलग अलग है। देखो मामूली देखो, ओरल से जब लोगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, ये नॉर्मल कहलाएगा। अगर एक्जिला से ले रहे हो आप तो 97 होना चाहिए, तब आपको नॉर्मल होगा। नेक्स्ट होता है जब रेक्टम से लेते हो, रेक्टम से कितना होना चाहिए, 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है टिम्पेनिक से ले रहे हो, टिम्पेनिक से भी 99 होगा। वेजाइनल रूट से भी क्या होगा, 99 होगा। जो इंटरनल कोर है, जो इंटरनल साइड की तरफ ले रहे हो, तो इंटरनल साइड की तरफ हमेशा टेम्परेचर क्या आता है, ज़्यादा आएगा। तो एक्सटर्नल की तरफ लोग जगह एक्जिला है, एक्जिला बिल्कुल बाहर की तरफ है, तो उसमें 97 ही आ गया, 97 नॉर्मल माना जाएगा आपका। फिर धीरे धीरे ओरल के अंदर चलेगी आप, ओरल में 98 होगा। और अंदर जाओगे बॉडी के अंदर तो जैसे रेक्टम वाला पार्ट भी अंदर है, टिम्पेनिक पार्ट भी अंदर है, और वेजाइनल कैनाल भी अंदर है, तो इनके अंदर लगाओगे तो 99 99 99 आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें सभी में बैरियर है, किसी में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का, किसी में 2 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट का। ठीक है, तो ये बैरियर मिलेगा आपको। तो ये सारे रूट होते हैं जहाँ से आप बॉडी टेम्परेचर चेक कर सकते हो पेशेंट का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है ओरल रूट सबसे पहला। ठीक है, अब ओरल रूट के बारे में पढ़ेंगे। ओरल रूट से लिया गया टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है, ये याद कर लेना, नॉर्मल होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट होता है ओरल टेम्परेचर लेते समय थर्मामीटर को कहाँ रखते हैं, टंग के नीचे रखते हैं। टंग होती है जीभ, जीभ के जस्ट जीभ को उठाओगे, जीभ के नीचे उसको प्लेस करोगे। कौन से पार्ट को, बल्ब वाले पार्ट को, जो थर्मामीटर के पार्ट पड़े हैं, स्टीम और बल्ब। ठीक है, तो बल्ब वाला पार्ट क्या आएगा, टंग के नीचे आप उसको प्लेस करोगे। तो कब तक रखोगे सर, मोस्ट है, देखो ये भी क्वेश्चन, 2 से 3 मिनट तक। कब तक रखोगे, 2 से 3 मिनट तक लगा के छोड़ोगे आप, तब आपकी अपने आप रीडिंग आ जाएगी वहां। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ओरल टेम्परेचर रेक्टम टेम्परेचर से कितना कम होता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, क्योंकि रेक्टम टेम्परेचर कितना होता है, 99 होता है, और ये कितना था, 98 हो रहा है। नेक्स्ट है कुछ एडवांटेज, ओरल टेम्परेचर जब लोगे आप तो आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं। देखो, जब ओरल टेम्परेचर लेते हैं उस समय प्राइवेसी की कोई नीड नहीं होती है। ठीक है, नहीं आपको प्राइवेसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको प्राइवेसी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ओरल में तो आप कहीं पे भी ले सकते हो। नेक्स्ट है ओरल द्वारा टेम्परेचर लेना इजी होता है। ठीक है, इजीली है, कैसे इजी है, टंग को उठाओ, टंग के नीचे लगाओ, तो इसलिए क्या है, इसके लाभ है, एडवांटेज है, इजी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है, इसमें चल रहा है नेक्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, ओरल रूट में कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब निषेध है कि आपको बिल्कुल भी अवॉइड करना है, ओरल के द्वारा टेम्परेचर नहीं लेना है जब ये प्रॉब्लम उसके अंदर होंगी। क्या क्या है देखो, ओरल सर्जरी, अगर कोई पर्सन की ओरल सर्जरी होके आई है, माउथ सर्जरी होके आई है, तो उसमें आपको ये ओरल रूट अवॉइड करना है। नेक्स्ट आता है 6 ईयर्स के कम उम्र के बच्चे, जब 6 साल से कम उम्र के बच्चे हों तो उनको भी ओरल थर्मामीटर नहीं देना है, क्योंकि वो चबा जाएंगे, है ना, दांतों से चबा जाएंगे, वो आगे के वाले एरिया को
तो उसको नहीं देना 6 ईयर से कम वाले बच्चों को। नेक्स्ट है कोमा पेशेंट, जो पेशेंट होश में नहीं है, कोमे का पेशेंट है, तो वो कैसे प्लेस कर पाएगा टंग के नीचे, नहीं कर पाएगा, इसलिए उसमें भी नहीं देना आपको ओरल द्वारा। नेक्स्ट आता है सीजर पेशेंट, सीजर होता है जिसके अंदर दौरे आ रहे हो, सीजर आ रहे हो, अब नॉर्मल बॉडी मूवमेंट्स कर रहा हो, तो सीजर वाले पेशेंट क्या करता है, चिविंग मूवमेंट भी करता है, दांतों को भी चबाता है वो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकती है, उसको चबा सकता है किसको, थर्मामीटर को, तो सीजर वाले पेशेंट में नहीं देता है। नेक्स्ट आता है मेंटल इलनेस पेशेंट, ठीक है, जो मेंटली रूप से बीमार हो, जिसका बीहेव का उसको पता ही नहीं थर्मामीटर कहाँ लगाना है, क्या करना है, तो उस थर्मामीटर के साथ कुछ भी कर सकता है, इसलिए आप क्या करना है, आपको मेंटल इल पेशेंट को नहीं देना है। नेक्स्ट आता है डिहाइड्रेशन, जब आपके अंदर पानी की कमी हो, बॉडी में पानी कमी हो, उस समय भी क्या नहीं देना है आपको, ओरल रूट द्वारा थर्मामीटर नहीं लगाना है, कि वो ओरल म्यूकोजा क्या रहेगी, बिल्कुल ड्राई रहेगी, जिससे कि आपका जो टेम्परेचर होगा नॉर्मल नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट है जस्ट नीचे लिखना है आपको, इसमें सेम लिखना है नोट, नोट लिख दो या फिर डायरेक्ट हेडिंग लिख दो। क्या लिखना है, वह पेशेंट जो स्मोकिंग करता हो, अल्कोहल करता हो, कोई ठंडी चीज पी के आया हो या गर्म चीज पी के आया हो, ऐसे पर्सन को क्या करना है, तुरंत उसका टेम्परेचर नहीं लेना है ओरल का, उसको 15 मिनट बिठाओ, 15 मिनट बिठाने के बाद आपको क्या करना है, ओरल टेम्परेचर लेना है, ठीक है। जो पेशेंट है अल्कोहल पी के आया हो या कोल्ड ठंडी चीज खा के आया हो, गर्म चीज खा के आया हो, स्मोकिंग करके आया हो, तो उस पर्सन को 15 मिनट रेस्ट करो, 15 मिनट के बाद उसको क्या करो, ओरल टेम्परेचर लेने के लिए कहो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है एक्जिला रूट, दूसरा रूट, ठीक है। अब इसका नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है, 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये सारे पॉइंट ऐसे जैसे लिखना है आपको नोट्स में, ठीक है। एक्जिला रूट का रीडिंग कितने कितने टाइम में आती है, ये इंपॉर्टेंट है, 3 से 5 मिनट के बीच में आती है। उसमें 2 से 3 मिनट थी, इसमें 3 से 5 मिनट आती है, क्योंकि बाहर का एक्सटर्नल एनवायरमेंट इसमें इफेक्ट करता है एक्जिला में, तो इस वजह से टेम्परेचर का टाइम ज्यादा होता है, तो 3 से 5 मिनट तक आपको लगा के रखना होगा। नेक्स्ट होता है एक्जिला रूट टेम्परेचर लेने के मोस्ट कॉमन साइट देखो, एक्जिला रूट रेक्टम टेम्परेचर से कितना होता है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो एक्जिला तो कितना था, 97 था, और रेक्टम कितना था, रेक्टम था 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये होता है रेक्टम, तो 2 डिग्री का फर्क आ गया, 2 डिग्री का फर्क है। नेक्स्ट और ये है ओरल टेम्परेचर से कितना होता है, 1 डिग्री, ठीक है। तो तीनों का आप लिख देता हूं मैं, ओरल का तो कितना लिखा था अपन ने, ओरल का लिखा था 98 सर, एक्जिला का कितना होगा 97, और रेक्टम का कितना हो गया 99, ठीक है। अब देखो इससे तो इसका 2 डिग्री है, ओरल से 1 डिग्री है, 1 का फर्क है, इसमें 2 का फर्क है, तो वो लाइन लिखती है इसमें, 2 डिग्री का कम है, ये 1 डिग्री कम है, ठीक है। रेक्टम में कितना होता है, 99 होता है। नेक्स्ट देखो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में देखो, एक्जिला टेम्परेचर लेते समय थर्मामीटर को क्या करते हैं, एक्जिला में मिड वर्टिकल डायरेक्शन में रखा जाता है। देखो इसको कैसे रखेंगे, जैसे थर्मामीटर है, इस थर्मामीटर को क्या करोगे, एक्जिला वाले पार्ट में बिल्कुल वर्टिकल का मतलब खड़ा रखना है, इसको हॉरिजॉन्टल नहीं रखना। हॉरिजॉन्टल ये होता है किसी भी पार्ट का, ये वर्टिकल होता है, तो बल्ब वाला पार्ट है, इसको एक्जिला में लगाओगे और उसकी एक्जिला को क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे, ठीक है, ताकि उसको पकड़ के रख सके हो। तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपको क्या करना है, उसको मिड एक्जिला में लगाना है, बीचों बीच, एक्जिला के बीचों बीच लगाना है आप। तो कब तक वेट करना है, 3 से 5 मिनट तक आपको क्या करना है, वेट करना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है एक्जिला रूट, एक्जिला रूट ही चल रहा है, तो इसमें आपको दूसरी हेडिंग बनानी है एडवांटेज, फिर बनानी है तीसरी डिसएडवांटेज। अब एक्जिला रूट से जब लोगे तो उसका क्या क्या आपको लाभ मिलेंगे, लाभ है, यह सेफ मेथड होता है जिसमें इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत कम होती है। बिल्कुल सही है सर, बार बार किसी ओरल रूट से लेंगे तो किसी के दूसरे के ओरल में डाल सकते हो आप, तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो एक्जिला रूट में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें इन्फेक्शन की संभावना कम होगी आपको। नेक्स्ट है, इसमें पेशेंट को कोल्ड एंड हॉट पदार्थ पी के आए ना आए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठंडा पी के आ रहा है, गर्म पी के आ रहा है, तो ऐसी चीजों से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक्जिला में लगा रहे हो, मुंह में तो लगा नहीं रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या होता है, रीडिंग टाइम ज्यादा लगता है, इसमें क्या रहता है, इसका डिसएडवांटेज होता है सर, इसकी हानि क्या है, हानि ये है कि ये थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है, कि इसको जब एक्जिला में लगाएंगे तो 3 से 5 मिनट तक लगाना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है इसका। नेक्स्ट है, अगर पेशेंट वुमेन हो तो प्राइवेसी की नीड पड़ती है, जब पेशेंट क्या हो, वुमेन हो, ठीक है, कोई फीमेल हो तो फीमेल है तो उसको क्या करना पड़ता है, थोड़ा प्राइवेसी की जरूरत पड़ सकती है उसको, तो प्राइवेसी की जरूरत पड़ती है इसके अंदर। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, नेक्स्ट हेडिंग डालोगे तो उसमें लिखोगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब हो गया एक्जिला रूट इनके अंदर इस्तेमाल नहीं करता, बिल्कुल निषेध है।
ठीक है, अवॉइड करना है। इसमें फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है, हाथ फ्रैक्चर हो गया है, यहाँ की रिप्स कहीं से फ्रैक्चर होगी। नेक्स्ट होता है मैस्टेक्टोमी, ब्रेस्ट रिमूव, किसी फीमेल के ब्रेस्ट को रिमूव किया है, या ब्रेस्ट कैंसर हो गया, या कोई गांठ हो गई हो, ट्यूमर हो गई हो, तो वहाँ के लिम्स नोड्स को निकालना पड़ गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये रूट इस्तेमाल नहीं करना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है रेक्टम रूट, ठीक है। रेक्टम रूट देखो, इसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसका रीडिंग टाइम कितना होता है, 1 से 2 मिनट का होता है। देखो इसका रीडिंग टाइम बिल्कुल कम है, क्योंकि इंटरनल बॉडी पार्ट थोड़ा इंटरनल कोर का रहेगा, इसलिए इसका टाइम क्या है, 1 से 2 मिनट में रीडिंग आ जाएगी रेक्टम रूट के द्वारा। यह टेम्परेचर चेक करने की सबसे विश्वसनीय रिलायबल साइट होती है, ठीक है। इस पर विश्वास कर सकते हो कि टेम्परेचर आपको बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, क्योंकि इसमें बाहर का एनवायरमेंट ज्यादा कनेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अब रेक्टम क्या होता है, एक बार रेक्टम में नॉर्मल सा तुम्हें बता देता हूँ, वैसे अभी एनाटोमी में पढ़ेंगे। देखो ठीक है, यहाँ बता देता हूँ, ये है ईसोफेगस, ये हो गया स्टोमक, ठीक है। तो उसके बाद आती है इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन आती है, इंटेस्टाइन के बाद आती है ये तुम्हारी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। यहाँ से एक और इंटेस्टाइन कनेक्ट कर देता हूँ, ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब देखो इसमें जो ये पार्ट है, ये ऊपर ऊपर का पार्ट और बना देता हूँ मैं, यहाँ पे होगा जैसे कि ओरल कैविटी, ठीक है। देखो यहाँ से जो ओरल कैविटी है, क्योंकि ये सारा एनाटोमी का पार्ट है, तो एनाटोमी पढ़ेंगे, एक बार नॉर्मल बता देता हूँ आपको रेक्टम क्या होता है, ठीक है, जिस स्टूडेंट को पता नहीं है। यहाँ से जो भी फूड अपन खाना खाते हैं, यहाँ से तो ओरल से मुंह से खाना खाता है, तो खाना जाता है इस ईसोफेगस के द्वारा, इसको बोलता है ईसोफेगस, तो बोलते हैं ईसोफेगस, ये खाना जाता है स्टोमक के अंदर, स्टोमक के अंदर जाता है पेट, जिसको बोलते हैं पेट। स्टोमक में जाने के बाद ये खाना जाता है तुम्हारे इस इंटेस्टाइन के अंदर, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो ये पार्ट है पूरा, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, क्या बोलता है, लार्ज इंटेस्टाइन। अभी लार्ज इंटेस्टाइन जा रही है, यहाँ पे जा रही है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होता है बहुत सारे, यहाँ पे अपेंडिक्स होती है, ये असेंडिंग पार्ट होता है, डिसेंडिंग पार्ट होता है, ट्रांसवर्स पार्ट होता है, ये सिग्मोइड कोलोन होता है, ठीक है। तो ये सारे तुम आगे पढ़ोगे। तो ये जो लास्ट का ये जो पार्ट जा रहा है, तो ये जो ये पूरा पार्ट है, ये नीचे वाला ये पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं रेक्टम, क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं। और ये पूरा पार्ट है ऊपर का, ये सिग्मोइड कोलोन है, कौन सा है, सिग्मोइड कोलोन। और ये लास्ट का जो ये बनाया है, ओपनिंग बनाई है, इसको बोलते हैं एनस, क्या बोलते हैं, एनस, एनस बोलते हैं इसको, है ना, एनस। जहां से क्या होता है, जो तुम्हारा मल त्याग करते हो आप, ठीक है, स्टूल पास आउट करते हो, तो एनस के द्वारा करते हो, जो एनस का जो ऊपर वाला एरिया है पूरा, इसको बोलते हैं रेक्टम, ठीक है। अब थर्मामीटर को क्या करते हैं, इस एनस के द्वारा इस एनस में इंसर्ट करते हैं, रेक्टम तक पहुंचाते हैं, यहाँ पे रेक्टम में डालते हैं, यहाँ पे इस एरिया में, यहाँ डालते हैं, तो यहाँ पे डालने के बाद वहाँ का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो डिटेक्ट करते हैं। तो रेक्टम रूट समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एडवांटेज, ठीक है, दूसरे होते हैं डिसएडवांटेज। एडवांटेज का मतलब हो गया रेक्टम रूट से लेने का क्या क्या लाभ है, डिसएडवांटेज का मतलब हो गया रेक्टम रूट से लेने से क्या क्या हानियां होंगी आपको। तो एडवांटेज तो ये है, रेक्टम साइट में ब्लड सप्लाई क्या होती है, अच्छी तरीके से होती है, इसका रीडिंग क्या होती है, एक्यूरेट आती है। जो वहाँ का एरिया है सर, वहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा परसेंट होती है, तो ब्लड सप्लाई ज्यादा परसेंट होती है, तो डायरेक्ट जो भी टेम्परेचर आएगा वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, ठीक है, क्योंकि ब्लड की वजह से ही आपका टेम्परेचर डिटेक्ट हो रहा है, तो इसलिए तुरंत आ जाएगा इसमें। लाभ, इसका बेस्ट लाभ यही है कि रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगी आपको। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज क्या है, सर इसमें एक तो प्राइवेसी की नीड पड़ती है, ठीक है, कि प्राइवेट पार्ट्स है, तो उनको प्राइवेट पार्ट्स को ओपन करोगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्राइवेसी मेंटेन करनी पड़ेगी, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा है पेशेंट को इन्फेक्शन होने की संभावना क्या रहती है, ज्यादा रहती है। इसमें रेक्टम इंजरी भी इन्फेक्शन की चांस क्यों रहेगी, क्योंकि जो रेक्टम वाला पूरा एरिया तो इन्फेक्टेड एरिया रहता है, क्योंकि वहाँ पे स्टूल का स्टोरेज रहता है, मल का स्टोरेज रहता है, इसलिए क्या हो जाता है, वहाँ पे इन्फेक्शन के चांस ज्यादा बढ़ रहते हैं, ठीक है। दूसरा है इसमें रेक्टम इंजरी होने की चांस ज्यादा रहेंगे, जब आप बल्ब पार्ट को अंदर इंसर्ट करोगे तो उसमें इंजरी होने के चांस बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर पोजीशन की नीड पड़ती है,
ठीक है। ऐसे किसी भी पोजीशन में आप रेक्टम में नहीं लगा सकते हो, या तो लेफ्ट लेटरल या राइट लेटरल या लेफ्ट सिम्स पोजीशन आपको यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, पेशेंट को लेफ्ट लेटरल में लिटाया और उसके पैर को थोड़ा सा आपको आगे की तरफ करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है होता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। नेक्स्ट हेडिंग बनानी है आपको, ये सारी हेडिंग बना बना के लिखना है आपको तुरंत रेगुलर नीचे की तरफ। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में होगा नीचे इधर बिल्कुल नहीं देना है आपको। किस किस में, जब रेक्टम सर्जरी हुई हो, रेक्टम सर्जरी किसी भी चीज की हो सकती है, कहीं पे वहां पे पाइल्स हो गए हो आपको, ठीक है, पाइल्स हो गए हो, ठीक है, पाइल्स रिमूव करवा के आए हो, तो उस कंडीशन में नहीं देना है आपको। नेक्स्ट है कार्डियक पेशेंट। कार्डियक पेशेंट का मतलब जो हार्ट का पेशेंट है। हार्ट के पेशेंट में क्यों नहीं देते सर? हार्ट के पेशेंट में बता रहा हूँ, कार्डियक पेशेंट में क्यों नहीं देते, क्योंकि वैगस नर्व होती है वहां पे, क्या रहती है, वैगस नर्व होती है। ठीक है, अब जब रेक्टम में आप क्या करोगे, उस थर्मामीटर को अंदर डालोगे तो उस समय वैगस नर्व क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। एक्टिव होते ही वैगस नर्व क्या काम करती है सर? ब्रेडिकार्डिया काम करती है। किसका? ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया का काम करती है। ब्रेडिकार्डिया भी पीछे जस्ट पढ़ा था सर, 60 से कम हार्ट रेट क्या कहलाती है? ब्रेडिकार्डिया कहलाती है। जब 60 से कम हार्ट रेट आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। तो कोई कार्डियक पेशेंट है, पहले से उसकी हार्ट बीट पहले से कम है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, जब रेक्टम में थर्मामीटर लगाओगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाती है, वैगस नर्व एक्टिव हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी हार्ट बीट और कम हो सकती है। तो कार्डियक वाले पेशेंट को कभी भी ये रेक्टम रूट यूज नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डायरिया। किसी को डायरिया हो, डायरिया क्या होता है? लूज मोशन है ना, जब दिन में 3 बार से ज्यादा वो लिक्विड स्टूल पास आउट कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? डायरिया बोलते हैं। बार बार डायरिया होगा तो उसमें क्या हो सकता है, आपको अनहाइजीनिक कंडीशन पैदा हो सकती है। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिपेशन और कफिंग। कफिंग का मतलब जब बार बार में खांस रहा हो, खांसने की वजह से वो रेक्टम से बाहर जा सकता है बार बार थर्मामीटर, तो कफिंग के समय नहीं लगाना है और कॉन्स्टिपेशन के समय नहीं यूज करना है रेक्टम रूट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है टिम्पेनिक रूट। ठीक है, टिम्पेनिक का मतलब हो गया ईयर कैनाल में लगा रहे हैं, ईयर कैनाल में थर्मामीटर को लगा रहे हैं। सबसे फास्ट, सबसे जल्दी ये होता है रीडिंग, देखो 2 सेकंड के अंदर तो आपको रीडिंग दिखा देता है टिम्पेनिक थर्मामीटर। नेक्स्ट आता है इसका इंटरनल टेम्परेचर कितना होता है? 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है मोस्ट कॉमनली इस साइट का यूज क्या करता है? छोटे बच्चों में करते हैं, छोटे बच्चों में लगाया तुरंत लगा के फ्री किया। नेक्स्ट है जब कॉमन साइट में टेम्परेचर लेना कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है तो उस समय भी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन काम में ली जाती है। जैसे कॉमन साइट कौन कौन सी? ओरल से नहीं ले पा रहे हो आप, रेक्टम से नहीं ले पा रहे हो, एक्जिला से नहीं ले पा रहे हो, तो इनसे अगर नहीं ले पा रहे हो तो आप किसका यूज कर सकते हो? टिम्पेनिक रूट का इस्तेमाल कर सकते हो। अब नेक्स्ट आपको नोट्सों में लिखना है सेम एडवांटेज हेडिंग बनानी है, डिसएडवांटेज हेडिंग बनानी है। ठीक है, एडवांटेज में तो क्या लिखना है आपको, इसमें रीडिंग टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, क्या होता है सबसे अच्छा लाभ क्या है कि ओनली सर 2 सेकंड लगाए, 2 सेकंड के अंदर क्या आ गया, रिजल्ट आ गया हमारा। तो रीडिंग टाइम क्या होता है, तुरंत प्रभाव इफेक्ट दिखाता है, इसको प्राइवेसी की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ये 2 इसके लाभ है, एक तो प्राइवेसी की जरूरत नहीं पड़ती है इसके अंदर और तुरंत रीडिंग आ जाती है। ठीक है, इसके 2 लाभ है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, इसमें टेम्परेचर लेने से असुविधा हो सकती है क्योंकि थर्मामीटर को ईयर के अंदर प्रवेश करने से पेशेंट को सुनने के लिए कुछ सेकंड के लिए असुविधा उत्पन्न हो सकती है। कि आप कोई ईयर कैनाल के अंदर लगाओगे आप तो कुछ सेकंड के लिए इसको सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज है इसका। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट डालोगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में देखो, ईयर सर्जरी, कान की सर्जरी हुई हो, ईयर द्वारा कोई भी डिस्चार्ज, कान बह रहा हो, उसका कान के अंदर कोई वैक्स बह रहा हो, कोई सिक्रेशन हो रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको टिम्पेनिक रूट का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है तुम्हारा अल्ट्रेशन इन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर के उतार चढ़ाव, बॉडी टेम्परेचर ऊपर नीचे कैसे जाता है उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। देखो, बॉडी के अंदर निम्नलिखित अल्ट्रेशन हो सकते हैं। कैसे कैसे होंगे? पहला लिखोगे, दूसरा लिखोगे और तीसरा लिखोगे, ऐसे लिख देना आप तो सीधा, है ना। पहला क्या है? फीवर है। दूसरा क्या है? हाइपोथर्मिया है, हाइपोपायरेक्सिया है, हाइपोथर्मिया को बोलते हैं, हाइपरथर्मिया या हाइपरपायरेक्सिया। ठीक है, हाइपोथर्मिया कब होगा? जब 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से बॉडी टेम्परेचर कम होगा। इसमें बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है, इसमें बॉडी ठंडी हो रही है। इसमें बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, इसमें बॉडी क्या हो रही है? गर्म हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे फीवर। फीवर के बारे में पढ़ेंगे। फीवर क्या होता है? देखो, जब बॉडी का ओरल टेम्परेचर कितना हो जाए? 98 डिग्री, तो देखो इंपॉर्टेंट है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? फीवर कहा जाता है। जब उसका बॉडी टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? फीवर
कहा जाता है। नेक्स्ट है कोज ऑफ फीवर। फीवर होने के कारण क्या क्या है सर? फीवर किस वजह से होता है? नॉर्मली देखो फीवर कब आता है? जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। जब इन्फेक्शन होगा, कि इन्फेक्शन क्योंकि डिफेंस का काम भी कर रहा है, तो बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है ताकि उस इन्फेक्शन को मारा जा सके, ठीक है। तो उसके लिए देखो पहले इन्फेक्शन के कारण, दूसरा है बॉडी के किसी भी इंजरी या ट्रॉमा होने के कारण, बॉडी में आपको इंजरी हो गई, इंजरी होने के कारण वहाँ पे इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं तो बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाता है उसके अंदर। नेक्स्ट होता है एनी डिजीज। बहुत सारी डिजीज है जिसके अंदर आपको फीवर देखने को मिलता है। नेक्स्ट होता है डिहाइड्रेशन। जब बॉडी में पानी की कमी हो जाती है उस कंडीशन में क्या हो जाता है, आपको फीवर हो जाता है। सेप्टिसीमिया नेक्स्ट आता है। देखो नेक्स्ट आता है सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया क्या होता है? देखो सेप्टिसीमिया का मतलब होता है ब्लड इन्फेक्शन। ब्लड में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी आपको फीवर आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ देंगे अब। ये सारे कोज थे फीवर का। पहला पॉइंट था अल्ट्रेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ रहा है तुम्हारा टाइप्स ऑफ फीवर, ठीक है। कौन कौन सी प्रकार के फीवर होते हैं, इनमें से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी टाइप्स का फीवर पूछ सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फीवर, नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आपको टाइप्स ऑफ फीवर। अब टाइप्स ऑफ फीवर में पहला कौन सा आता है? राइगर। अब राइगर फीवर क्या होता है? देखो फीवर में पेशेंट को फीवर के साथ कपकपी आती है। फीवर आ रहा है, फीवर के साथ तो कपकपी कर रहा है, उसको सर्दी भी लग रही है साथ में, नहीं कंपन हो रहा है बॉडी के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? राइगर फीवर। और राइगर फीवर की कितनी स्टेज होती है ये आपसे पूछ सकता है। राइगर फीवर की कितनी स्टेज होती है? सब तीन स्टेज होती है राइगर फीवर की। कौन कौन सी होती है? कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज और स्वीट स्टेज। बॉडी इसमें क्या रहेगी? ठंडी रहेगी, इसमें गर्म रहेगी, और इसमें क्या रहेंगे? उसके बॉडी में पसीना आएगा, ठीक है। तो राइगर मोटी सी 3 स्टेज होती है। बॉडी ठंडी रहेगी, फिर गर्म होगी, फिर उसमें पसीना आएगा, स्वेटिंग आएगी। तो आपसे पूछ सकता है कि राइगर फीवर की कितनी स्टेज होती है? 3 स्टेज होती है। दूसरा टाइप्स का फीवर होता है कंटिन्यूस फीवर। तीसरा होता है रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट और कंटिन्यूस फीवर दोनों सेम सेम है। देखो क्या है इसमें, इसमें 2 डिग्री से ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है, ज्यादा नहीं जाएगा ना, इसको खाना है। कंटिन्यूस फीवर में क्या होता है? इसमें पूरे दिन में, यानी कि नॉर्मल कितना बताया था तुम्हें? 98.6 फ़ारेनहाइट बताया था, ठीक है। अब इसमें कितना रहेगा? 2 जोड़ दो इसमें, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। 100 से ज्यादा नहीं जाएगा, यानी 2 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा नहीं जाएगा, इतना ही रहेगा पूरे दिन में बॉडी टेम्परेचर, पूरे दिन में। लेकिन अब नॉर्मल रहेगा, अब नॉर्मल होएगा 2 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा नहीं जाएगा, यानी कि इसके बीच में रह सकता है। यानी कि 98 है, 99 भी रह सकता है, 100 भी रह सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं जाएगा। इससे 2 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर में क्या होता है? यह फीवर पूरे दिन में 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रहता है और बॉडी टेम्परेचर अब नॉर्मल रहता है। इसमें देखो यहाँ तक तो सीमित था 2 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, लेकिन उसमें क्या हो जाता है? रेमिटेंट फीवर में 2 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा बॉडी टेम्परेचर उसका चला जाता है। 2 डिग्री से कैसे? जैसे उसका नॉर्मल कितना होता है? 98 होता है, 98 से वो 100 भी जा सकता है, 101 भी बहुत जा सकता है, ठीक है। कोई उसका फिक्स नहीं है, लेकिन अब नॉर्मल रहता है दोनों के अंदर। इसमें 2 डिग्री से कम कम रहता है, नहीं 100 से अंदर अंदर रहेगा, इसमें 100 से ज्यादा भी जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ठीक है। इसको जब नोट्स बनाओ, नोट्स उतारोगे तो इसका स्क्रीन शॉट लेके आप नोट्स बना सकते हो आराम से, है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फीवर, भी चल रहा है भी कंटिन्यू। नेक्स्ट आता है इनवर्स फीवर। क्या आता है? इनवर्स फीवर। इनवर्स फीवर क्या होता है? इसमें बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल टाइम, मॉर्निंग टाइम में तो मैक्सिमम रहता है और इवनिंग टाइम में क्या रहता है? कम रहता है। मॉर्निंग में तो टेम्परेचर इसमें बढ़ जाएगा, इनवर्स फीवर होते हो, बहुत बार देखा होगा। तो मॉर्निंग में तो बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो गया, इवनिंग में कम हो गया, ये वेरिएशन चलता रहता है, उसको बोलते हैं इनवर्स फीवर। कभी ज्यादा, कभी मॉर्निंग में ज्यादा और इवनिंग में कम। नेक्स्ट होता है स्टेडियम फीवर, ठीक है। स्टेडियम फीवर का मतलब हो गया ये हाई चला जाता है, बहुत ज्यादा हाई जाके एक जगह रुक जाता है। देखो इस प्रकार का फीवर बॉडी टेम्परेचर हाई लेवल तक पहुंच जाता है। देखो यहाँ से उठा और ऊपर तक चला गया और यहाँ जाके क्या हो गया? एक जगह रुक गया, लेवल पर पहुंच जाता है और वहां जाकर क्या हो जाता है? एक जगह रुक जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टेडियम फीवर बोलते हैं। नेक्स्ट देखो सब नॉर्मल फीवर, ये आपसे पूछ सकता है ना। सब नॉर्मल फीवर क्या होता है? सब नॉर्मल फीवर होता है जब बॉडी का टेम्परेचर 96 से 98 फ़ारेनहाइट के बीच में हो, तो उसको बोलते हैं सब नॉर्मल फीवर। जब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से कम हो जाता है तो उसे सब नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? जब बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा भी कम हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? सब नॉर्मल। कम का मतलब देखो 96 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट ये देखो यहाँ तक कितना हो गया अपना, 6 हो गया। 6 के बाद आता है 7 नंबर, ये भी इसके क्या है, टाइप्स ही, डिफरवेसेंस। अब डिफरवेसेंस क्या होता है सर, इस प्रोसेस में इसके अंदर इस प्रोसेस में बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इसे इस प्रोसेस में 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। ऐसे ऐसे नोट्स बनाने हैं आपको, तुरंत नीचे नीचे लिखना है। पहला है इसमें क्राइसिस डिफरवेसेंस में, दूसरा है डिफरवेसेंस में लाइसिस, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, इसमें बॉडी टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इनमें भी दोनों में कम होगा। लेकिन क्राइसिस में क्या होगा, देखो क्राइसिस में क्या होगा, इसमें बॉडी टेम्परेचर अचानक से कम होगा, एकदम से कम होगा। और लाइसिस में क्या होगा, इसमें बॉडी टेम्परेचर 2 से 3 दिन लग जाएंगे कम होने के अंदर। धीरे धीरे ऐसे आएगा, देखो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, धीरे धीरे उतरेगा, 2 से 3 दिन लग जाएंगे उसको। इसलिए इसको बोल दिया जिग जैग मैनर, ठीक है। इन बॉडी टेम्परेचर अचानक नहीं आएगा, इसमें कम नहीं होगा, धीरे 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 होगा, जिसको बोलते हैं, इसको जिग जैग मैनर के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें आते हैं वापस, और इसमें क्राइसिस में क्या हो रहा है, बॉडी टेम्परेचर अचानक ऐसे गिर रहा है, और उसमें कैसे गिर रहा है, ऐसे 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 आराम से गिर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्राइसिस। क्राइसिस भी 2 टाइप्स के होता है, एक तो होता है ट्रू क्राइसिस, दूसरा होता है फॉल्स क्राइसिस। ट्रू क्राइसिस क्या होता है, इसमें बढ़ा हुआ टेम्परेचर अचानक से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अचानक से हो रहा है सब में कम, लेकिन इसमें भी अचानक से हो रहा है, लेकिन पेशेंट की कंडीशन क्या हो जाती है, इसमें सही हो जाती है। ट्रू का मतलब होता है सही, फॉल्स का मतलब होता है गलत। तो इसमें बढ़ा हुआ टेम्परेचर अचानक कम तो हो जाता है, लेकिन उस पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं हो पाती, वो कहलाता है फॉल्स क्राइसिस, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर तो डाउन हो गया, लेकिन इसमें क्या हो गया, उसकी प्रॉब्लम है वो क्या होगी, डाउन होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ठीक है, जो आपको सभी को सभी स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, जो भी नोट्स दिए जा रहे हैं आपको, कि पूरा आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कंटेंट दिया जा रहा है। क्योंकि आपको जब एग्जाम में लिखोगे ना, तो आपको पूरा कंटेंट चाहिए वहाँ पे लिखने के लिए, वहाँ पे पेज भरने के लिए। तो इस वजह से आपका पूरा कंटेंट यहाँ पे मौजूद है, तो इनको आप अच्छे से नोट्स बना के लिख सकते हो इनको। तो आप कंप्लीट लगातार हमसे जुड़े रहें, ताकि हम आपको इससे अच्छी अच्छी और बाकी जो सब्जेक्ट है वो भी तैयार करके हम दे सकें, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हाइपरथर्मिया, ठीक है। देखो फीवर, पहला आपने पढ़ा था फीवर, फीवर कंप्लीट हो गया है, ठीक है, अल्ट्रेशन में चल रहा है। और दूसरा आ गया ये हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया क्या होता है, देखो इसमें पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर कितना हो जाता है, 105 से ज्यादा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइपरथर्मिया बोलते हैं। सब में ये याद कर लेना, 105 डिग्री से ज्यादा जा रहा है, उसको क्या बोल देंगे, हाइपरथर्मिया बोलेंगे। हाइपरथर्मिया का मतलब बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है। इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं, हाइपरथर्मिया को हीट स्ट्रोक कहते हैं, हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं। इसके दो दूसरे नाम है, हीट स्ट्रोक और हाइपर पायरेक्सिया भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे आप यहाँ पे, हाइपरथर्मिया की निम्नलिखित ग्रेड में इसको विभाजित किया गया है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, सबसे पहला डालोगे ग्रेड फर्स्ट, फिर ग्रेड सेकंड, तो ग्रेड थर्ड। अब हम इसमें देखो ऐसे पढ़ते हैं, ग्रेड फर्स्ट क्या कह रहा है, 4 ग्रेड होते हैं। ग्रेड फर्स्ट में इसमें इसे माइल्ड फीवर के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, माइल्ड फीवर के नाम से जाना जाता है। इसमें पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। सेकंड ग्रेड में मॉडरेट फीवर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मॉडरेट फीवर कहते हैं। इसमें पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 100 से 103 के बीच होता है। कितना होता है, 100 से 103 के बीच होता है। ग्रेड थर्ड में क्या हो रहा है, इसको हाई पायरेक्सिया कहते हैं, या फिर सीवियर पायरेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हाई पायरेक्सिया या सीवियर पायरेक्सिया बोलते हैं ग्रेड थर्ड को। और इसमें बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 103 से 105 के माध्यम होता है, ठीक है। और ग्रेड फोर्थ में क्या होता है, इसे हाइपर पायरेक्सिया बोलते हैं, ठीक है। सीवियर पायरेक्सिया थर्ड ग्रेड को, हाइपर पायरेक्सिया फोर्थ ग्रेड को, ठीक है। तो नामों में देख लेना थोड़ा सा। और इसको कितना होता है बॉडी टेम्परेचर, इससे 105 से ज्यादा होता है। इसमें 103 से 5 के बीच में था, इसमें 105 से ज्यादा होता है, जो ग्रेड फोर्थ का कहलाता है, ठीक है। अब जब 105 से ज्यादा जब जाएगा, तब बॉडी की जो सेल और टिश्यू है जो क्या होने लग जाएंगे, डैमेज होने लग जाएंगे, टूटने लग जाएंगे, उनके अंदर इंजरी होने लग जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाइपरथर्मिया के क्या लिखने हैं आपको, कोज है और मैनेजमेंट है, 2 चीजें हैं इसमें। देखो
सबसे पहले हेडिंग डालोगे हाइपरथर्मिया का, वो पहले जो भी ग्रेड है, इंट्रोडक्शन, वो आप उनको लिखना है। उसके बाद हेडिंग डालोगे खोज कारण, हाइपरथर्मिया के कारण। ठीक है, हाइपरथर्मिया के कारण क्या है? एक्सेसिव हीट के कारण। जब आप कहीं ज़्यादा एक्सेसिव हीट के पास जाते हो, जहाँ पे ज़्यादा गर्माश हो, ठीक है, अब जब गर्मियों में जैसे लुएं चलेंगी, ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर रहेगा, ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा एनवायरनमेंट का, तो उसमें आपको एक्सेसिव हीट मिलेगी, तो उसके संपर्क में जाने से आपका बॉडी टेम्परेचर क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लॉन्ग टाइम धूप में खड़ा रहने से। लॉन्ग टाइम आप सन बात कर रहे हो, लॉन्ग टाइम सन में खड़े हो रहे हो, धूप में खड़े हो रहे हो, तब भी आपका हाइपरथर्मिया हो सकता है। नेक्स्ट होता है लॉन्ग टाइम हीट वाले एनवायरनमेंट में रहने से। ठीक है, जहाँ पे ज्यादा हीट हो, जैसे ऐसी कोई फैक्ट्री है जहाँ पे हीट ज्यादा बनती हो, तो ऐसा कोई इलाका है जहाँ पे हीट ज्यादा हो, ठीक है, तो वहाँ के एनवायरनमेंट में आपको रहने से हाइपरथर्मिया हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हेडिंग डालना है आपको नर्सिंग मैनेजमेंट। किसका नर्सिंग मैनेजमेंट? हाइपरथर्मिया का। पेशेंट को कूल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। सबसे पहला नॉर्मल सा मैनेजमेंट है, सर उसको ठंडी जगह पे, ठंडे एनवायरनमेंट में लेके जाओ उस पेशेंट को, ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर क्या हो, कम हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है पेशेंट को कोल्ड एप्लीकेशन प्रोवाइड करें। कोल्ड एप्लीकेशन वो होता है कि कोई भी ठंडा पानी हो गया, ठीक है, ठंडा पानी किसी भी बोतल में डालो, किसी भी बैग में डालो, तो बॉडी पे अप्लाई करो। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी थोड़ी हीट कम होगी उसकी बॉडी की। ठीक है, कोल्ड एप्लीकेशन की वजह से ठंडा एप्लीकेशन देना है आपको। नेक्स्ट है तीसरा नंबर का। ठीक है, ये तीसरे नंबर का आ गया। पहला हो गया फीवर, दूसरा हो गया हाइपरपायरेक्सिया, तीसरा हो गया हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का मतलब होता है बॉडी इसमें ठंडी हो रही है, बॉडी टेम्परेचर इसमें क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो देखो इसमें हाइपोथर्मिया में बॉडी टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से क्या होता है? कम होता है। इसको निम्नलिखित 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो तीनों पार्ट एक एक लिख देना, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। देखो अब इसमें सबसे पहले होता है माइल्ड। माइल्ड कितना होता है? 90 से 94 डिग्री फ़ारेनहाइट। मॉडरेट कितना होता है? 86 से 90 के बीच में होता है। और सीवियर हाइपोथर्मिया कब होता है? जब 86 से कम बॉडी टेम्परेचर चला जाता है, बॉडी उसकी बॉडी बिल्कुल ठंडी हो जाती है, 96 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपोथर्मिया बोलते हैं। ठीक है, माइल्ड है 90 से 94 के बीच में, मॉडरेट है 86 से 90 के बीच में, सीवियर है 86 से कम। ठीक है, ठीक है, आपका टेम्परेचर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास लेंगे हम आगे। ठीक है, तो उसके लिए अभी तक आपके सभी बच्चों को थैंक यू। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे कंटिन्यू क्लास लेते रहें आप, और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में कल। ठीक है, ओके।